सो व्हाट एल्स यू हैव टू डू इज कि नहीं, क्या करते हैं बच्चे वो मैं बता रहा हूँ कि जैसे आज पढ़ाया गया, आज तो मान लो 3 घंटे की क्लास हो गई, तो आज तो कई बच्चों ने बोला हम तो बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं और आज उन्होंने फिर वो पढ़ा ही नहीं। ठीक है, फिर हो सकता है क्योंकि एक दिन क्लास होगा, एक दिन ऐसे गैप होगा, एक दिन क्लास होगा, एक दिन गैप होगा, ऐसा। तो कई बच्चे क्या करते हैं, जिस दिन क्लास होती है उस दिन बहुत थोड़ा पढ़ेंगे, राइट, उसके अगले दिन वो पढ़ते हैं। तो उस दिन उन्होंने होमवर्क देखा कि क्या दिया गया है एंड दे स्टार्टेड टू सॉल्व। होता क्या है कि उतने टाइम ड्यूरेशन में आप बहुत कुछ भूल जाते हो, क्योंकि ये फर्स्ट इंप्रेशन ही तो है। कई बच्चे तो रिवाइज भी नहीं करते, वो सीधे क्वेश्चन पे जंप करते हैं। जैसे अगर मान लो मैथ्स और फिजिक्स में तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री में थ्योरी है, तो कई सारे बच्चे डायरेक्टली क्वेश्चन जंप पे जंप करते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो पता चलता है कि वो फंस गए पहले क्वेश्चन में। कोई बात नहीं, सोचा ठीक है, 2 बार लगाया नहीं लगा, हो सकता है लग भी गया हो। सेकंड क्वेश्चन किया उसमें भी फंस गए, थर्ड क्वेश्चन किया उसमें भी फंस गए, फोर्थ क्वेश्चन किया उसमें भी फंस गए, किताब बंद कर दी, किनारे रख दी। बोला ये नहीं आ रहा है समझ में मुझे। तो जो लोग ये कर रहे हैं उनमें ये वो लोग बच्चे हैं जो ये कंप्लेन करते हैं कि सर अगर ये कंप्लेन आपकी आगे आने वाली है तो समझ जाना कि कहाँ गलती कर रहे हो। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि क्लास में सब समझ में आया लेकिन एप्लीकेशन नहीं आता है, हम कर ही नहीं पाते, सॉल्व ही नहीं कर पाते। तो अगर जो बच्चे ऐसी कंप्लेन कर रहे हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्लास में उन्होंने ढंग से समझा, फिर रिवाइज नहीं किया उसको, अब उन्हें पता ही नहीं है, उसका एप्लीकेशन ही नहीं पता है। जो क्लास में हमने एग्जाम्पल कराए हैं, है ना, वो आपने खुद सॉल्व करके देखे या नहीं, आपने खुद सोचा है कि सर ने यही क्यों लिखा, कुछ और क्यों नहीं लिखा, ये स्टेप आया कहाँ से, है ना। व्हेन यू आर डूइंग गोइंग टू डू द क्रॉस क्वेश्चनिंग, तो वो आपका रिवीजन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा और फिर आपसे एप्लीकेशन में, है ना, बहुत मतलब आसानी हो जाएगी, है ना। तो ये जो मेथड है जो मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही स्मूथ है और एफिशिएंट है। जो दूसरा मेथड मैंने बताया था वो भी है लेकिन वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं, उनकी आदत होती है कि वी विल सॉल्व मोर एंड लर्न फ्रॉम दैट, है ना। कि पहले क्या किया उन्होंने उन्होंने खूब सॉल्व किया, मतलब 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और 100 क्वेश्चन में तो ऑब्वियसली हर तरह की प्रॉब्लम आ ही जाएगी, एंड देन दे हैव लर्नड इट फ्रॉम दैट। बट दैट थिंग इज टाइम टेकिंग। क्यों? क्योंकि आप फंसोगे तो आप ढूंढोगे इधर उधर उधर, तो ज्यादा टाइम के लिए होगा उसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर आपने थॉरोली समझ लिया है तो वही क्वेश्चन आपको, ऐसा होता है ना, एक क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन रहा था उसमें 15 मिनट लग गए, है ना, और जो आपसे बनता है उसमें 2 ही मिनट लगे। सो व्हाट इज द वेयर इज द डिफरेंस इज इन अंडरस्टैंडिंग। तो जो लोग ये जो क्लास के बाद वाला रिवीजन स्किप करते हैं या एक दिन बाद करते हैं या 4 दिन बाद करते हैं, कई बार होता है कि क्लास मेरी अब मंडे के बाद लेट्स से किसी ने बोला फ्राइडे को आएगी सीधे, तो फिर हमने थर्सडे तक तो उठाई नहीं कॉपी, क्योंकि अभी तो सर की क्लास आ ही नहीं रही है, फ्राइडे को आएगी तब हम पढ़ेंगे। तो जो ये 3-4 दिन बाद अगर वो वही चीज पढ़ने जाएंगे तो और बहुत कुछ भूल चुके होंगे, तो ये सब नहीं करना है। आई एम श्योर कि ये भी बहुत लोगों ने किया होगा। कैन यू रिलेट व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ? ये जो बातें हो रही हैं उससे आपको आपको रिलेट हो रहा है कि आप भी ये गलतियां करते हो, यस और नो? राइट। तो ये है तो बहुत छोटी छोटी गलतियां, लेकिन और इनके बारे में हमें अगर कोई बताए भी नहीं तो हम शायद इनको मानेंगे भी नहीं कि ये गलतियां हैं, है ना। हम कहेंगे ठीक है, हम मेहनत तो कर रहे हैं ना, हमने मेहनत की है भाई, हमने क्लास में अच्छे से समझा है, हमने सिंसियरली होमवर्क किया है, लेकिन उसकी टाइमिंग गड़बड़ है और उसके कारण हमें बहुत ज्यादा और मेहनत करनी पड़ जा रही है। तो एक तो ये है कि जिस दिन क्लास में जो भी पढ़ाया जाएगा उस दिन उसको रिवाइज करना है उसी दिन, और जिस दिन क्लास पढ़ाई जाने वाली है उसके आधे घंटे पहले या 15 मिनट में आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि अगर अगर आपने उस दिन शाम को रिवाइज कर लिया है तो जब आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें आपको केवल 10 या 15 मिनट लगेंगे, बस एक बार ऊपर से गो थ्रू करना है, एक एक लाइन नहीं पढ़नी है, जस्ट गो थ्रू कि ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये पढ़ाया गया था राइट, जस्ट टॉपिक और फॉर्मूले बस आपको देखने हैं क्लास में आने से पहले। ठीक है, एक और बात वो है कि क्लास में कई लोग रात में बहुत देर तक पढ़ते हैं। मतलब कई लोगों को की ये हैबिट है कि यार ऑब्वियस सी बात है, घर में डिस्टरबेंस होता रहता है, तो कई बोलते हैं कि रात में पीस मिल जाता है रात में। तो मैं ये बोलूंगा जिस दिन आपकी क्लास है ना उसके एक दिन पहले आप रात में बहुत ज्यादा देर तक मत पढ़ो, है ना। आप जिस दिन क्लास खत्म हो, जिस दिन क्लास हुई है उस दिन पढ़ लो आप रात में,
क्योंकि अगले दिन आपकी क्लास नहीं है। लेकिन कई बच्चे जो ऐसे हैं कि जो रात में बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ते हैं और फिर क्लास के टाइम एकदम सोते हुए है ना, जस्ट 5 मिनट पहले उठे और फिर सोते हुए क्लास में बैठ रहे हैं, वो उससे भी दिक्कत होती है क्योंकि आपका वो माइंड ग्रास्प करने के लिए रेडी ही नहीं है। वो इतना टायर्ड है ना, 2-2 3-3 बजे तक पढ़ रहे हैं बच्चे और फिर उसके बाद 8 बजे से क्लास है, तो वो माइंड इतना टायर्ड हो चुका है कि वो गिव अप ही कर देता है उस टाइम पे। ठीक है? तो ये सब चीज़ों पे थोड़ा-थोड़ा ध्यान देना है। एक एक व्हाट नॉट टू डू टाइप टाइप लिस्ट बना लो कि क्या नहीं करना है। बाकी सब सही है ना? जो क्या नहीं करना है वो यही है कि रिवाइज़ टाइम पे कर लेना है, उसको छोड़ना नहीं है, पेंडिंग नहीं करना है ना? जनरली बोलते ये है कि अगर कोई भी काम 21 डेज़ के तक किया जाए, है ना? तो वो हैबिट बन जाता है, राइट? तो वही है कि अभी से जो आपके ये 21 या फिर मैं बोल देता हूँ कि 40 डेज़ तक, राइट? अभी एक-एक दिन क्लास भी आपकी है, 1 दिन नहीं है। तो आप ये 1 एंड हाफ मंथ अभी पकड़ के चलो, राइट? तो अगर ये आप पूरा कर लोगे तो आपकी एक एक रिदम बन जाएगी कि यार ठीक है, मुझे इस टाइम पे पढ़ना है, इस टाइम पे मुझे खेलना है। अच्छा, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता हूँ कि आपको खेलना नहीं है, खेलना भी है, बट यू शुड नो कि प्रायोरिटी क्या है ज़्यादा और कितना खेलना है। मतलब कई बच्चे वेयर टू स्टॉप नहीं जानते हैं, कहाँ रुकना है उन्हें ये नहीं पता है। कई बच्चे खेलना चालू करते हैं तो पता चला 2, 3, 4 घंटे निकल गए और उन्हें पता ही नहीं है। राइट? फिर उन्हें बुरा फ़ील होता है कि यार हमने इतना खेल लिया, अब ये काम कैसे होगा? या घर में डाँट पड़ती है तो बुरा फ़ील होता है। तो देयर इज़ अ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ वेयर टू स्टॉप। सब करो सब काम लेकिन पता होना चाहिए कहाँ रुकना है। जब आपको वो खुद से पता हो जाता है ना यहाँ रुकना है, तो आप समझ लो कि आप रिस्पॉन्सिबल हो गए। यू आर मैच्योर्ड, यू आर रिस्पॉन्सिबल और यू आर इन राइट डायरेक्शन, है ना? वो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, जब आपको ये पता है कि कहाँ पे रुकना है। ठीक है? तो ये कुछ बातें हैं और अब चलते हैं एक्चुअली हम लोग थोड़ा-सा बात करेंगे बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री। अच्छा, मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ, मैं केमिस्ट्री आपको पढ़ाऊँगा, फिज़िकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। माय नेम इज़ शिवम तिवारी and I am teaching chemistry. So the short name is ST Shivam Tiwari and chemistry so CH. So STCH is going to be the short name. About me, I have done my engineering from IIT BHU in chemical engineering in 2011. And फिर उसके बाद I was associated with Resonance, LN, Sri Chaitanya, and now I am associated with IIT and PACE. ठीक है, last year I have joined IIT and PACE, so from there onward I am going to take care of your physical chemistry and all those things. एक बहुत इम्पोर्टेंट बात और कि मैं क्या और चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर आप अपने पुराने एक्सपीरियंस अगर देखो, और ये मुझे बहुत लगता है ये बात, कि जो टीचर आपको पसंद होता है ना, या जो जिस टीचर से आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है, ठीक है, उस टीचर को आप दुखी नहीं करना चाहते हो तो आप उसका होमवर्क पूरा करते रहते हो। उसमें अगर आपके नंबर कम आते हैं ना, तो आप थोड़ा-सा बुरा फ़ील करते हो कि सर वो क्या बोलेंगे, राइट? सो आई जस्ट वांट कि शुरुआत जो है ना हम सब की, बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल ओपन। यू कैन से एनीथिंग, वेरी ट्रांसपेरेंसी, काइंड ऑफ ए फ्रेंडशिप, सो दैट कि जब मैं आपको बोलूँ कि इतना पढ़ना है तो आप मना नहीं कर सको। कि मुझे इतना नहीं पढ़ना है, राइट? बिकॉज़ दिस हैपेंड टू मी। मैं आई एम वेरी इमोशनली कनेक्टेड टू माय माय स्टूडेंट्स। मुझे बुरा फ़ील होता है कि वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं एंड आई सेड टू देम देन दे स्टार्टेड टू स्टडी। तो मैं चाहता हूँ कि अगर अगर आपको केमिस्ट्री में लर्न करना है तो आपको केमिस्ट्री बिल्ड करनी है। तो बिल्कुल बिंदास होके अपने डाउट पूछो, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपके डाउट कितने भी सिली हैं, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? हम सारे डाउट्स को मैं एंटरटेन करूँगा। बिल्कुल खुले हो जाओ और आराम से अपनी बात कहो, ठीक है? और फिर धीरे-धीरे ये जो है ना अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड होगी तो आपको लगेगा कि यार इस सब्जेक्ट में मज़ा आ रहा है ना? ऐसा होता है ना? आप रियलाइज़ करो कि कोई चैप्टर आपको ईज़ी लगा था, हो सकता है वही चैप्टर आपके दोस्त को डिफ़िकल्ट लग रहा हो, तो वो ईज़ी क्यों लगा था वहाँ पे आपने क्लास में अच्छे से सुना, आप अच्छे से सिंसियर होके उसको पढ़ने गए। अगर टफ लग भी रहा था तो आपने इंटरैक्ट किया टीचर से, डाउट पूछ लिए, राइट? काइंड ऑफ। तो वो चैप्टर आपको ईज़ी लगने लग गया और यही काम आपके दोस्त ने नहीं किया इसलिए उसे वो टफ लग रहा है, ठीक है? तो ईज़ी और टफ केवल और केवल पर्सपेक्टिव है कि आप कैसे चीज़ों को ले रहे हो और उसी के हिसाब से वो ईज़ी और टफ हो जाते हैं।
तो अगर हम शुरुआत से ही चीजें सही रखेंगे तो हमारे लिए बाकी सारे जो भी चैप्टर हैं वो इजी होने वाले हैं, ठीक है। तो राइट, अब किसी को कोई डाउट है तो पूछो, देन आई विल स्टार्ट लिटिल बिट अबाउट, थोड़ा बहुत मैं एटॉमिक मास के बारे में बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा आई विल कवर, देन आई विल लीव, ठीक है। किसी को कोई डाउट, कोई कुछ कहना चाहता है? कुछ पूछना नहीं है, राइट? हाँ बोलो पल्लवी, डू यू वांट टू से एनीथिंग? यू कैन रेज योर हैंड। अच्छा एक बार सब लोग ना अपना अपना नाम बोलेंगे, है ना, तो थोड़ा इंटरेक्शन बनेगा। एक एक करके हाथ उठाओ और अपना नाम बोलो, क्योंकि कई लोग तो बोल ही नहीं रहे कुछ, है ना। यस, बोलो पल्लवी। Sir, it's Pallav, sir. पल्लव, सॉरी, ओहो, एंड जस्ट मिसिंग, राइट, यस पल्लव। Yes, sir. हाँ, So, so my what do you doubt want to was say? that, sir, you are going to teach physical and inorganic chemistry, right? Yes, yes. So, sir, is there going to be another teacher for organic chemistry? Yes, obviously there is going to be. See, what happens is in 11th, almost till December, you are going to have one track, and in December you are going to have two tracks. So we are going to start organic chemistry just after finishing. Like organic chemistry requires some basic knowledge of bonds and chemical bonding, all those things, right? जब वो कवर होगा उसके बाद ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको वो ऑर्गेनिक आसानी से समझ में आए, स्मूथ लगे काइंड ऑफ, और तब तक आप थोड़ा सा हैबिचुअल भी हो जाते हो पढ़ाई को लेके। तो इफ वी आर गोइंग टू से कि आपको ज़्यादा पढ़ना है, देन यू आर एबल टू कोप अप विद दैट। अगर अभी से जैसे मान लो आपको सब कुछ पैरेलल चलाएंगे, राइट, तो पहले तो अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, और दूसरा आप अभी इतना हैबिचुअल नहीं हो कि आपको एकदम से ज़्यादा वर्कलोड दे देंगे, देन यू विल बी एबल टू मैनेज। कई लोग उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो दैट्स व्हाई। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे आपको, एक और सर पढ़ाएंगे, ठीक है, फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड होगा ऐसा। Okay, sir. ओके, तो भाई एक एक करके अपने अपने नाम बताओ सब लोग, राइट, एंड यस, तो वंशिका, वंशिका रेज योर हैंड। यस वंशिका, Yes, sir. हाउ आर यू बेटा? I'm fine. ओके, तो कितना एक्साइटेड हो आईआईटी की तैयारी के लिए? सर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैंने अपनी प्रेपरेशन 8th 9th से ही स्टार्ट कर दी थी। ओके, वेरी गुड। तो like you have some basic understanding, right? Yes. Good. Okay. So अच्छा ये बताओ, why you want to become engineer? मतलब क्या है ड्रीम? What is your dream? My Obviously, dream. see what happens is, I want to clarify this also, कि अभी जो ड्रीम होते हैं ना वो मतलब पक्के वाले ड्रीम बहुत कम लोगों के होते हैं, चेंज भी हो जाते हैं, एक्सपोजर मिलता है ना, तो उसके बाद लगता है कि अच्छा ये ज्यादा बेटर है, बट स्टिल आई वांट कि अभी आपके दिमाग में क्या है? मुझे अभी कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करनी है, और ये मैंने 9th में किया था डिसाइड, एंड अभी तक तो वही है। आगे का भी मेरा गोल फिक्स्ड है। अच्छा अच्छा, एक और बात बता रहा हूँ कि अभी जो कंप्यूटर साइंस है ना, उसके एप्लीकेशन इतने बढ़ गए हैं कि आप कोडिंग करने के बाद जरूरी नहीं है कि आप प्रोग्रामिंग पे ही काम करो, आप उस कोडिंग का यूज और बहुत जगह कर सकते हो। आप एनर्जी सेक्टर में आप कर सकते हो, मेडिकल सेक्टर में आप उस कोडिंग का यूज कर सकते हो, राइट, एंड फाइनेंस सेक्टर में तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो ही रहा है, राइट, डेटा माइनिंग और ये सब आपने सुना होगा, डेटा साइंटिस्ट टाइप के जॉब्स हैं, है ना, जहाँ पे वो डेटा को, यस अचिंत्य, राइट, सो ये ऐसा बहुत जगह है जहाँ पे डेटा को वो कलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद उससे कंक्लूजन निकालते हैं, राइट, सो दिस इज ऑल्सो ए पार्ट। तो जो कंप्यूटर साइंस है उसमें केवल इतना ही नहीं रह गया है कि आपको बस कोडिंग करनी है, उस कोडिंग के साथ साथ मतलब आपको हार्डकोर कोडिंग ना करके छोटी मोटी कोडिंग करनी है और उसके एप्लीकेशन पे वर्क करना है और उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, तो ऐसा भी बहुत कुछ हो रहा है। तो आई थिंक अभी सब लोग कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं, बट कंप्यूटर साइंस के अब एप्लीकेशन हो गए हैं,
ठीक है, बहुत सारे। पहले तो केवल ये था कि आपको बस कोड लिखना है और डिबगिंग करनी है, राइट। अब बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हो गए हैं, तो यू कैन चेंज योर डायरेक्शन कि मेरे को उस कोडिंग का यूज़ करके अगर कुछ इनोवेट करना है ना, तो मैं कैसे करूँगा या किस फील्ड में जाना चाहता हूँ, राइट। ऐसा भी आप कर सकते हो। ठीक है, और भाई कौन बात करना चाहेगा कुछ और? उत्कर्ष, उत्कर्ष कुमार। सी दिस क्लास इज जस्ट इंटरेक्शन क्लास, कि हम एक दूसरे को जान लें, अपनी बात कह सकें, है ना, डर नहीं लग रहा हूँ। यस पल्लव, वांट टू से एनीथिंग? Yes, sir. You are asking about like the dream and all. So थोड़ा थोड़ा तो तेज बोलोगे क्या? yes, sir. हाँ, Sir, मेरा decided है for physicist, professor in physics, वेरी गुड। and want to go in deep in the that quantum stuff, ओके quantum physics and atomic chemistry and all. ओके गुड। So I'm going to opt for aeronautics engineering, ओके aerospace engineering. ओके That is my dream up till now, and that had been set in fourth or fifth standard. The goal, because interest था पहले से ही space, astronomy, physics about related to it. So it's yeah. तो इट्स अगेन ये भी एक अच्छी बात है, कई लोगों का स्पेस से ओरिएंटेड एंड एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है। इसमें बस मैं ये बोलना चाहूँगा कि हाउ यू कैन प्रोसीड फर्दर आफ्टर डूइंग, लेट्स से यू कैन ऑप्ट फॉर आइदर फिजिक्स if you want to, or you can go for mechanical engineering also, just to understand the all the perspective कि कैसे ये सब काम करता है aeronautics में, and then you can go for higher study for like maybe MS or PhD from USA, like you can do, and then again a lot of options you will be able to have, उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। तो एक ये भी हो सकता है बात कि यू कैन ऑप्ट फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इवन इलेक्ट्रिकल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, देन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और मे बी इन द फिजिक्स पार्ट यू कैन गो विद इट, और उसके बाद यू कैन डू द MS। और ये भी आप समझ लो कि ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर आपने कहीं से मास्टर्स कर ली, सॉरी ग्रेजुएशन कर लिए, तो आपको उसी फील्ड में मास्टर्स करनी है। ये भी आपको समझना जरूरी है कि अगर मान लीजिए मैकेनिकल से किया और आपको लग रहा है कि यार मैकेनिकल नहीं है, तो अभी मैं क्या करूँगा, तो आप मास्टर्स कंप्यूटर में भी कर सकते हो। यू कैन ऑलवेज चेंज, ठीक है। तो ये भी ऑप्शंस रहते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे फिर आपको 2-3 एक्स्ट्रा क्रेडिट और उठाने पड़ते हैं, मतलब कुछ और कोर्स के साथ। कई जगह यूनिवर्सिटी में ऐसा सिस्टम है कि आप मास्टर्स कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ बेसिक कोर्स पहले क्वालिफाई करने पड़ेंगे, उनको समझना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन डू दैट। बट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सो यू कैन स्विच योर फील्ड आफ्टर ग्रेजुएशन। ठीक है। यस उत्कर्ष, क्या बोलोगे? से एनीथिंग? सर आपने वही पहले बोल रहे थे कि बहुत लोगों का टेम्पररी रहता है कि अभी ये बनना है फिर वो करना है, तो सर मेरा भी ऐसे ही लाइक 3-4 इयर्स पहले मेरे को एस्ट्रोफिजिक्स में जाना था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऐसा बेसिक प्रोग्रामिंग वगैरह का नॉलेज आया, तो फिर अभी वही कोडिंग में इंटरेस्ट है। गुड। अच्छा मैं एक बात बोलूं कि यार इंटरेस्ट बनता कैसे, हाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये अच्छा है? सर So, ऐसा लाइक कोडिंग में जो लाइक पहले जो हमें सिखाया, लाइक ऐसा जो नॉर्मल बेसिक सिखा रहे थे, तो वही सब लाइक नॉर्मल प्रोग्रामिंग करने में ऐसा मज़ा आ रहा था, तो फिर उससे इंटरेस्ट डेवलप हुआ। गुड। तो मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर हम साइकोलॉजिकली देखें तो एवरीबॉडी वांट्स टू बी एट ए गुड पोजीशन, जिसकी रेपुटेशन हो, एंड मनी वाइज दे आर स्टेबल, काइंड ऑफ ए थिंग। तो एवरीबॉडी इज एमिंग फॉर दैट कि मतलब एक रेपुटेशन अच्छी बने, लाइफ स्टाइल अच्छी मेंटेन कर पाए, मनी वाइज वी आर गोइंग टू बी सफिशिएंट काइंड। तो होता यह है कि जो भी अभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो भी सुना है किसी से या देखा है, उससे ही कई लोग इंस्पायर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मुंबई में तो बहुत सारे लोग हैं, तो कई लोग बिजनेस को देख के इंस्पायर हो जाते हैं, यार बिजनेसमैन इतने, हम बिजनेस ही कर लेंगे, राइट। दैट इज हैविंग वेरी चिल लाइफ काइंड ऑफ। कई लोग देखते हैं कि उनके आसपास में कोडिंग करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो चल रहे हैं, है ना, उसके हिसाब से होते हैं।
तो ये लिमिटेड ऑप्शन है, यही मैंने बोला। कॉलेज में जाके क्या होता है ना, यू एक्सप्लोर योरसेल्फ, सब चीजें, वर्कशॉप होती है वहाँ पे, रोबोटिक्स की वर्कशॉप होगी, कोडिंग की वर्कशॉप होगी। फर्स्ट ईयर में ना जितनी वर्कशॉप मिले ना सब में चले जाना, ठीक है। अगर आईआईटी में जाओगे ना तो वहाँ पे सीनियर्स इतनी वर्कशॉप कराते हैं, इतना सिखाते हैं ना कि आप मतलब सीखने के लिए तैयार रहो बस, ठीक है। तो आपको रोबोटिक्स की होगी, आपको सिविल इंजीनियर की होगी, वो ब्रिज आपको एक कंपटीशन देंगे, उसमें कहेंगे कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रिज कौन बना सकता है ना, पेपर वेपर से ही बनाना होगा, ठीक है। उसमें पूरा आपको साइंस लगेगी, कैसे उसमें जॉइंट्स बनाने हैं और उस जॉइंट्स के कारण वो लोड कैरी कर सकता है। तो ये सब इसलिए कराया जाता है ताकि टेक फेस्ट जब होता है तो उसमें आपका पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा हो, है ना, बच्चे ज़्यादा ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा ज़्यादा अच्छे अच्छे मॉडल बनाएं। तो वर्कशॉप्स होती है, तो सारी वर्कशॉप्स होंगी, तो यू विल एक्सप्लोर योरसेल्फ कि हमें अच्छा क्या लगता है। अभी क्या है, जैसे मान लो घर में मम्मी ने 2 तरह की सब्जी बनाई, राइट, तो आपने सेलेक्ट लिया कि मुझे ये अच्छी लगती है, दूसरी वाली नहीं अच्छी लगती। अभी तो आपने 10 तरह की सब्जी खाई ही नहीं है ना। जब 10 तरह की सब्जी खाओगे तब आपको समझ में आएगा कि उन 10 में सबसे अच्छी कौन है। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो और कई बार क्या होता है कि जब आदमी को इंटरेस्ट बढ़ना चालू होता है किसी चीज में, फिर वो उसको और एक्सप्लोर करता है वो, ठीक है, और एक्सप्लोर करता है बिल्कुल, तो फिर पता चलता है अरे यार इसमें और मजा आ रहा है, या फिर नहीं यार इसमें उतना मजा नहीं आ रहा है, शुरुआत में लग रहा था। तो ऑल दोस थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, ठीक है। तब तुम्हें पता चलेगा यार ये मेरे को अच्छा लग रहा है, इसमें मैं और कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, यस, और कौन है भाई? एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग? कृतिका, कृतिका। हेलो। हाँ बेटा। हाँ सर। तो यस, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, क्या करना चाहते हो? सर सेल्फ प्रीतिका गुरु कर, हाँ मतलब बीटेक करना है, कंप्यूटर इंजीनियर साइंस में। अच्छा, गुड। और ठीक है, एनीथिंग एल्स? मतलब लगता है कि तुम्हें व्हाट इज योर ड्रीम काइंड ऑफ ए यार सिचुएशन, और हाउ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दीज 2 ईयर? ये 2 साल तो सबने डराया होगा, है ना, बहुत पढ़ना पड़ता हाँ वो तो है है। ना? डराया या नहीं डराया? डराया तो है। बट बट समझाया भी है कि कितना इम्पोर्टेंस है ये 2 साल में आगे जाके। तो हाँ, ये बात भी मैंने पहले ही बता दी कि हाउ 3 इयर्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऑलरेडी आपने ले लिया है, और ये जो 2 साल आएंगे इनमें जो 12th वाला ईयर होगा जिसमें रिजल्ट आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखा, शौर्य जैन, शौर्य जैन, say something. Shauर्य जैन, can you hear me? शायद। आर्य अग्रवाल, yes, sorry. Yes, sir. Can you hear me? What's your name? Shaurya? Yes, Shaurya Jain. Okay, yes, Shaurya. So, अभी सर कुछ कंप्यूटर साइंस में है, बट अभी तक ऐसा एज सच बिल्कुल फुल फ्लेजेड डिसाइड नहीं किया है। मेरे को स्लोली डिसीजन लेना था, बट इतना पक्का था कि मेरे को फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में मेनली आगे पढ़ना है, फुल प्रायोरिटी के साथ वो सब्जेक्ट्स पढ़ना है, बिकॉज मेरे को उन्हीं में इंटरेस्ट है। इसलिए मैंने अभी ये सब्जेक्ट सिलेक्ट किया। मैं अभी फ्यूचर में क्या करना है वो धीरे से डिसाइड करूंगी। हाँ ठीक है, मतलब it's not necessary. I'm just saying कि right now what do you think, right? I already said कि it is going to change हाँ with time. सर मे बी एरोस्पेस समथिंग, मेरे को इन सब चीज में इंटरेस्ट और है, तो प्रोबेबली वो। What is your strategy for these 2 challenging years कि मतलब कैसे आप ये 2 साल में मैनेज करने वाले हो? सर मेन यही है कि मेरे को मेरा टाइम मैनेज कैसे करना है, मेरे को वो प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, सब चीजें कैसे करना है, खुद को अच्छे से जानना पड़ेगा कि कौन सी चीजों में मेरे को ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है, कौन सी चीज मेरे को किस समय करने को कंफर्टेबल पड़ रहा है, तो ठीक है, सब। कुछ बातें अभी जो शौर्या ने कही उसमें 1-2 बात मैं ऐड करना और चाहूँगा। द थिंग इज प्रायोरिटाइज। तो एक तो मैंने पहले बोला था कि आप साइकोलॉजिकली थोड़े स्ट्रांग हो जाओ,
कि आपको ये याद रखना है कि हर दिन अच्छा नहीं जाएगा, तो फेलियर भी आएंगी। तो जब फेलियर आएगी ना, देन यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि ठीक है ऐसा होता है। सो यू विल बी लाइक कि आपको कोई कंसोल करने वाला नहीं आएगा। कि कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे एक्सेप्ट ही नहीं करते कि यार ये कैसे हो गया है ना, तो है ना, तो पेरेंट्स को बहुत समझाना पड़ता है कि कोई बात नहीं, टेंशन मत ले। बट आई वॉन्ट यू टू बी मेंटली प्रिपेयर फ्रॉम द डे वन कि यार होगा ऐसा, कई दिन ऐसा होगा कि आपने पता चला बहुत मेहनत की, 100 सवाल लगा दिए एक चैप्टर के, और उस चैप्टर का क्वेश्चन पेपर आया, आपने पेपर सॉल्व किया, आपसे बने ही नहीं क्वेश्चन या बहुत सारे रॉन्ग हो गए, और आप यू आर फीलिंग वेरी बैड अबाउट योर सेल्फ कि मैंने तो पूरी मेहनत की थी और मेरे से ये बना नहीं। तो कहीं ना कहीं ये है कि वो हर फेलियर जो भी है ना, वो मिरर की तरह है। जस्ट टेक देन अपॉर्चुनिटी कि वो आपको क्या बता रही है। And the more quality checks you are going to operate on yourself, the better product is going to be. More quality checks का मतलब क्या है कि हर दिन, जैसे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे मैं जब 10th 11th 12th में था, तो मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करता था तो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके तुरंत आंसर देखता था, है ना। तो जब मैं आंसर देखता था तो आगे वाला भी आंसर दिख जाता था। तो वो क्वेश्चन तो वहीं खत्म हो गया। द मोमेंट यू नो द आंसर, वो खत्म वहीं पे, ठीक है। देन वी आर सो मच स्मार्ट कि वी नो कि हाउ टू लाइक गेट दैट आंसर, हम बैक ट्रैक कर लेते हैं उसको, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये एक मेथड है, इसको खत्म करना है कि भाई तुरंत आंसर नहीं देखने, जस्ट मेक ए क्वालिटी चेक ऑन योरसेल्फ कि मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उन 10 क्वेश्चन में देखूंगा कितने सही गए। सो इट इज गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट योर एक्यूरेसी, समथिंग अबाउट योर एफर्ट। अगर मान लो 70% 7 क्वेश्चन सही हो गए, 3 गलत हो गए, then you will come to know कि यार 70% तक मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक, सब टॉपिक जो भी है वो आता है मुझे, राइट। सो दिस इज अगेन अ चेक, और इट इज गोइंग टू गिव यू अ मिरर काइंड ऑफ सिचुएशन। मिरर मतलब से कहने का मतलब क्या है, जब आप बाहर जाते हो तो जाने से पहले आप अपने आप को देखते हो, एंड देन यू विल सी कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ या नहीं, बाल सही लगे हैं या नहीं। अगर अच्छा नहीं दिख रहा हूँ तो क्या करते हो, आप शर्ट चेंज कर देते हो, यू मेक अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन। बाल सही नहीं है तो बाल सही करते हो, राइट। The same thing is these exams are going to tell you कि how your chemistry is looking like, how your physics is looking like, है ना। कि फिर केमिस्ट्री में कम नंबर आ रहे हैं तो क्या आपने उसकी और अच्छे से तैयारी की या नहीं की, उसके पर्टिकुलर, जैसे मान लो चैप्टर आया केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में आपके नंबर नहीं आए तो आपको बोला, एक मैसेज मिल गया कि आपको केमिकल बॉन्डिंग पे वर्क करना है, उसका एक बार और 30-40 क्वेश्चन आप कहीं से सॉल्व कर लो, तो आपको थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वालिटी चेक्स हैं, ये जो है ना एग्जाम्स हैं, ये एक मिरर की तरह हैं जो आपको बताएंगे, समझाएंगे कि भाई आप कहाँ गलत कर रहे हो। एंड दिस इज हैपनिंग इन लाइफ ऑल्सो, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट हियर, कहीं पे भी जाओगे ना, जितना क्वालिटी चेक अपने ऊपर लगाओगे उतना बेटर प्रोडक्ट बनेगा। तो जैसे अगर घर पे बैठ के भी 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कर रहे हो, मान लो मैंने आज केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया, उसका एक सब टॉपिक पढ़ाया, लेट्स से हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा, उसके क्वेश्चन आपने किए, 10 क्वेश्चन आपने किए, 7 क्वेश्चन सही हुए, तो आपको समझ में आया कि इस पर्टिकुलर सब टॉपिक का 70% मुझे आ गया। अब वो 30% नहीं आया तो मैंने क्या मिस्टेक की, कहाँ कॉन्सेप्ट गलत कर दिया। द मोर यू आर गोइंग टू डू दैट, द मोर कॉन्फिडेंस यू आर गोइंग टू बिल्ड इन योर सेल्फ। क्यों? क्योंकि आपको धीरे धीरे लगेगा कि मेरे को 70% तो आ गया, और जो मैंने 30% नहीं आया उसके लिए भी मैंने उसका पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा से पढ़ लिया, तो मुझे चीजें आ रही हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चों को कई बार ये पता ही नहीं होता कि उन्हें कितना आता है ना। बस वो एक फेक मतलब कॉन्फिडेंस में पेपर देने जाते हैं। जैसे मैं एक बात बताऊं, अभी तक 10th तक सब लोग एक सेकंड रिवीजन 2 घंटे में करते हैं, मैंने भी किया है। क्योंकि वो एग्जाम से पहले जो 2 घंटे होते हैं ना, जो सुबह बैठ के बस पन्ना पलट रहे होते हैं, है ना, वो 2 घंटे में पूरा रिवीजन होता है। और उस रिवीजन के बाद एक बहुत अजीब सा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यार वाह, पूरा रिवीजन हो गया, डन। यस और नो, होता है या नहीं? यस सर। है ना। लेकिन अगर हम एग्जाम में देखें तो तब भी तो ऐसा होता है कि क्वेश्चंस नहीं आते हैं, राइट। कुछ क्वेश्चन में हम तब भी अटक जाते हैं। कई क्वेश्चंस में तो पेज नंबर याद आ रहा होता है और इधर उधर की सब बातें याद आ रही होती है, वही नहीं याद आ रहा होता है जो पूछा जाता है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि आपके रिफ्लेक्सेस वीक हैं, पहली चीज, है ना। आपको सब कुछ याद आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको याद आ जाएगा, लेकिन बट इट विल टेक अ मोर टाइम। तभी कई लोग जो है ना घर आके बोलते हैं कि यार मुझे पूरा पेपर आता था, बस एग्जाम में नहीं आया।
मतलब ये क्वेश्चन मुझे आता था, घर पे आ जाता है वो क्वेश्चन, राइट, लेकिन वो एग्जाम में नहीं आता। तो वो रीजन यही है कि आपके रिफ्लेक्सेस वीक है, एंड रिफ्लेक्सेस वीक हैं, आपको पता ही नहीं है, आपको एक फेक कॉन्फिडेंस बनाया कि आपको आता है लेकिन वो आपको नहीं आता है। तो ये जो क्वालिटी चेक्स हैं वो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, रिफ्लेक्सेस इंप्रूव हो जाते हैं। जितनी बार आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी जल्दी जल्दी आपको आंसर याद रहेंगे, जितने ज़्यादा रिवीजन हो जाएंगे, एटलीस्ट 3 to 4 रिवीजन होने ही चाहिए। तो पहला रिवीजन तो है क्लास के बाद लेक्चर नोट्स रिवाइज करना, सेकंड थर्ड रिवीजन होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, जो भी आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो रही है, राइट। पहले आपकी बेसिक एक्सरसाइज सॉल्व होगी, फिर उसके बाद और थोड़ा मतलब हार्ड एक्सरसाइज आप सॉल्व करते जाओगे। तो ऑल दोस थ्रू द क्वेश्चन यू आर एक्चुअली रिवाइजिंग दोस कॉन्सेप्ट, यू आर रिविजिटिंग दोस कॉन्सेप्ट एंड रिवाइजिंग दोस कॉन्सेप्ट। फिर क्या होता है, एग्जाम होता है, तो एग्जाम में एकदम से आता है तो भी आप एक बार और रिवाइज करते हो। तो ऐसे 3-4 रिवीजन अगर ढंग से हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको क्लास नोट्स डेली रिवाइज करना है, हर पूरी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, और बस आपको एग्जाम से पहले एक बार पूरा ओवरव्यू ले लेना है, बस हो गया। इतना रिवीजन हो जाए आपको आ गया चीजें। फिर बीच बीच में जब बहुत टाइम हो जाए, जैसे कई बार होता है कि आपने अप्रैल मंथ में आपने कुछ पढ़ा था, अब दिसंबर चल रहा है, 6 मंथ से आपने वो टॉपिक उठाया नहीं, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू फॉरगेट इट। तो उसमें सॉल्व कैसे करना है, तो आपने ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे हाईलाइट कर लिया होगा कि इसमें सारे क्वेश्चन टफ वाला हाईलाइट नहीं करना है, क्वेश्चन वो हाईलाइट करना है जिसमें सब तरह के कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं। कि इससे मेरा है ना, एक डिफरेंट कलर का पेन ले लो, मैंने पहले ही बोला है, रेड ग्रीन जो भी है, और उससे मार्क कर लो ये वाला क्वेश्चन ऐसा है कि ये मुझे इस पूरे सब टॉपिक का रिवीजन करा देगा, ये या फिर ये 5 ऐसे क्वेश्चन हैं, इनको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे सब रिवाइज हो जाएगा, या तो ये कर लो। कई बार आप ये नहीं कर पाए क्योंकि ऑल दोज थिंग्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन, है ना, हर बार याद रखना है। कई बार हम बहुत लेजी भी तो होते हैं, क्वेश्चन करते करते सो जाते हैं, या फिर पहले सोचते हैं कि चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, काइंड ऑफ। तो ऐसे केसेस में जिनमें आपको नहीं पता कि आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं, तो टेबल पढ़ लो। मेरे लिए तो सबसे सही यही होता है। अगर आप अपनी बुक पर देखोगे तो बुक में जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आसपास भी वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस होते हैं, है ना, क्योंकि वो जो सिखा रहे हैं ना उसमें कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन सिखा रहे हैं। तो आप 5 की टेबल पढ़ लो, अगर 100 क्वेश्चन हैं तो 5, 10, 15, 20 ऐसे करके मैं 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, मुझे लगभग सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मैंने रिवाइज कर लिए। तो ये रिवीजन कब होगा, जब हम दिसंबर में पहुंच जाएंगे और हमने एक चैप्टर बहुत टाइम से या 2 या 3 महीने से देखा ही नहीं है, तो हमने बस ऐसे सॉल्व कर लिए, 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 10 क्वेश्चन 1 घंटे में सॉल्व हो जाएंगे मैक्सिमम। 1 घंटे में वो सब टॉपिक या वो टॉपिक का हमारा रिवीजन डन हो गया। ठीक है, तो ये 2-3 बातें जो मैंने आपको बताई, एक तो कैसे पढ़ाई करनी है उस पर बहुत ध्यान रखना है, मतलब थोड़ा सा इंटेलिजेंट होके पढ़ना है ना, स्ट्रेटजी बना के पढ़ना है थोड़ा सा। और प्रायोरिटी पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आपके दिमाग में आपको बैठाना पड़ेगा कि ये क्यों जरूरी है, व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाई दिस होल सेशन इज ऑल अबाउट। देखो, सबके पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें, और सब बच्चे भी चाहते हैं कि वो पढ़ें, है ना, सब सिंसियर है, बट फिर भी पढ़ाई नहीं हो पाती। इट्स जस्ट लाइक कि डॉक्टर चाहता है कि आप एक्सरसाइज करो, और आप भी चाहते हो कि आप अच्छा खाना खाओ और एक्सरसाइज करो, तब भी हमें पता है कि रोज एक्सरसाइज नहीं होती, रोज हम बहुत हेल्दी फूड नहीं खाते। ऑब्वियसली कोविड में खा रहे हैं, लेकिन हम जंक फूड, पिज्जा विज्जा, उन्हीं में हमारा मन करता है, हम वही खाते हैं, राइट। तो ये होता है, वैसे ही है कि हम खुद में अंदर से चाहते हैं कि हम पढ़ाई करें, हमारे पेरेंट्स चाहते हैं, टीचर्स चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हम पढ़ाई करें, लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे, राइट। We are interested in mobile games, we are interested in let's say watching TV series, अभी बहुत टाइम मिला है, तो ये सब चैलेंजेस हैं। तो ये सब है चैलेंजेस, बट अगर आप अपने मन को बता के रखोगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों जरूरी है, तो कम से कम जब भी इसका रियलाइजेशन होगा आप पढ़ने बैठ जाओगे, है ना। उसको जितना ज्यादा रियलाइज करोगे आप, उतना आपको पुश करेगा वो, है ना। तो जितना ज्यादा रियलाइज करोगे, हाँ, मतलब यही है कि आप पहले प्रायोरिटी बना लो कि आपकी प्रायोरिटी है, क्यों है। अगर आपकी ये प्रायोरिटी फर्स्ट सेकंड प्रायोरिटी टाइप बन गई तो सही है। अगर थर्ड फोर्थ प्रायोरिटी बन गई, पहली प्रायोरिटी आपके दोस्त हो गए, दूसरी प्रायोरिटी गेम्स हो गया, तीसरी प्रायोरिटी कुछ और हो गया, सोसाइटी के दोस्त हो गए, है ना, उन्होंने कॉल किया शाम को कि आजा भाई नीचे, तो आप नीचे पहुंच गए, है ना, फुटबॉल खेलते हैं, ये वो जो भी है। तो ये सब पे आपको ध्यान देना है, आपको प्रायोरिटी फिक्स करनी है, दैट इज योर फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी, राइट। सेकंड प्रायोरिटी में तब बोल रहा हूँ जब आप बहुत फेड अप हो चुके हो, आपको सोना है, तो आप ठीक है अभी थोड़ी देर रुक जाओ, बाद में पढ़ लेंगे, ऐसे उसकी प्रायोरिटी ऊपर रखनी है, ठीक है।
तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं, मैं चाहता हूँ कि कोई ना करे। आर्या, कुछ कहना चाहोगे? आर्या अग्रवाल। आयुष देशमुख। चलो फिर ठीक है। तो अभी मैं सोचता हूँ कि यार मैंने सारे छोटे मोटे सारे पॉइंट कवर कर दिए और आपको याद रहेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम पार्ट की थोड़ा केमिस्ट्री समझ लेते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में केमिस्ट्री में हम थोड़ा एटम के बारे में बात करें, जो आपने अभी तक पढ़ रखा है, एटॉमिक नंबर के बारे में बात करेंगे। तो पहले मुझे बताओ कि किसको थोड़ी पहले 30 एलिमेंट्स याद है? नो प्रॉब्लम आ रहा है। किसको फर्स्ट 30 एलिमेंट्स याद है? कौन सुनाएगा? चलो हीरो। यस यस। तो हाइड्रोजन HHE विभाग Elements we are writing. So first we are writing atomic number. Atomic number is represented by Z, है ना, which is nothing but equals to number of protons. Then we are having element, let's say, and we are having atomic mass. What is atomic mass? Sir, mass of proton plus mass of neutron, if not considering the mass of Atomic mass is in simple language, atomic mass is mass of an atom. ठीक है, simple language में atomic mass का मतलब क्या है? I am going to write mass of an atom of an element. ठीक है, this atomic mass is approximately equals to mass number. ठीक है, mass number is represented by A. What is mass number? Number of proton plus number of neutron. राइट, यही पढ़ा है ना आपने? और इसको हम बोल सकते हैं, ये दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस में, है ना। इसको और भी बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, सुना है ये वर्ड? यस नो, से यस नो। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो अब ये कोई मुझे बताएगा कि एटॉमिक मास नंबर के अप्रोक्सीमेटली इक्वल क्यों है? So can I say? Sir, because we do not consider the mass of electrons which are there. The mass of electron is very less, so we tend to neglect it. That's why it is Okay, approximately equal to the mass. so this is one, let's say, one way of saying. Okay, एक्चुअल में होता क्या है, लेट्स से आई विल गो टू नेक्स्ट पेज, तो मैं थोड़ा सा एटॉमिक मास में समझा देता हूँ। जैसे मैं बात करूं एटॉमिक मास एंड आई एम सेइंग दिस इज मास ऑफ एन एटम, of an element, what is the unit we are going to give? Unit of atomic mass क्या होती है? AMU। Yes, unit of atomic mass is AMU या फिर U, है ना। So it could be AMU, which is atomic mass unit. And that we can say U only, so this is unified mass. And Achinte is saying, sir, I am not able to unmute myself, nor can I see the option. I will give you that permission. Achinte, wait. You just have to raise your hand. Yes, you have already raised.
Now you can say. I didn't have to say anything. I was just checking where my unmute option is. I can't see any mic here. No, all those options are with me. You can message me and I will tell you. All right, sir. So unified mass, and then we are also having Dalton, which is nothing but dA. So Dalton. So all these are options are same. Matlab 1 AMU is nothing but equals to 1 U or 1 dA. ठीक है. Now this 1 AMU, this is a standard है ना, स्टैंडर्ड है ये, क्योंकि कोई मास अगर हमें मेजर करना है, राइट, तो उसके लिए होना चाहिए कोई स्टैंडर्ड, उसी के विद रेस्पेक्ट टू हम बताएंगे ना कितना टाइम्स हेवियर है, राइट. ठीक है, तो हमें पहले डिफाइन करना पड़ा ये स्टैंडर्ड क्या है, हाउ मच, लेट्स से हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन. सो स्टैंडर्ड वी आर गोइंग टू टेक 1 AMU is nothing but 1/12 into mass of an atom of कार्बन 12 आइसोटोप. ये कार्बन 12 आइसोटोप क्यों बोल रहे हैं, कार्बन क्यों नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड. कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, 12, 13, 14. ठीक है, इसमें 12 ऑब्वियसली मोर प्रेडोमिनेंट है ना, बहुत ज्यादा अवेलेबल है, बट 13 और 14 भी है, तो उनके कारण एवरेज जो होगा वो थोड़ा सा 12 से ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि दोनों की प्रेजेंस है 13 और 14 की. इसीलिए हम चाहते हैं स्टैंडर्ड, तो हमें चाहिए स्पेसिफिक चीजें, तो इसलिए हम वी आर मेंशनिंग इट कार्बन 12 आइसोटोप. ठीक है. नाउ दिस, let's say carbon 12 isotope, this is decided in 1961. In 1961 the definition is given in like this. Okay. 1 AMU is nothing but 1/12 into mass of an atom of carbon 12 isotope. Carbon mass of carbon 12 isotope कितना था, mass of an atom of carbon 12 isotope was 2 into 10 to the power minus 24 gram. Approximate value है 1.99 something था. So this is, so with this help we are able to get what is 1 AMU approximately, that is 1/12 into 2 into 10 to the power minus 24, which is nothing but 1.67 or 666 ऐसे करके अगर जाएंगे. So I'm writing 1.67 into 10 to the power minus 20 sorry, this is 23, not 24. So this is 23. So this is going to be 1.67 into 10 to the power minus 24 gram, which is 1 AMU approximately. ठीक है, ये 1 AMU की वैल्यू आपको पता होगी 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम. अब इनमें एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाए 1 AMU इज इक्वल्स टू, और ये ऑप्शन भी दे रखा हो और ये ऑप्शन भी दे रखा हो ये वाला, तो कौन सा ज्यादा सही है, एक्यूरेट है, वो है ये वाला, क्योंकि यहाँ तो अप्रोक्सीमेट आंसर है ना, राइट. सो दिस इज गोइंग टू बी मोर करेक्ट देन दिस वन. ठीक है, ये 1 AMU पता चला. फिर हमें ये भी पता था कि प्रोटॉन का मास क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल, रिप्रेजेंटेशन, चार्ज एंड मास. सब एटॉमिक पार्टिकल में लेट्स से फर्स्ट है प्रोटॉन. प्रोटॉन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, P से. प्रोटॉन का चार्ज कितना है, प्लस 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलॉम, which is nothing but charge of 1 electron, and that's why we are writing 1 over here. चार्ज कितना है, 1. ठीक है, मास कितना है, मास है 1.672 into 10 to the power minus
24 gram, or you can say 1.672 into 10 to the minus 27 kilogram, which is nothing but किसके बराबर हो जाएगा ये, approximately equals to 1 AMU. ठीक है. So question, Ashwin is asking question कि does different elements are having different proton weights, or is the weight of one proton equal in all elements? Proton का weight सब जगह same ही, ठीक है, हर element में same ही है. Number of protons अलग अलग है, ठीक है, वो atomic number आपने पढ़ाई है. Number of protons are going to be different. So this is nothing but 1 AMU, and because this is 1 AMU, so that's why we are writing 1 over here. ठीक है. So 1, this is representing charge, and this is representing mass. We will come to Ashwin, हम atomic mass पे आएंगे, थोड़ा ये background बता रहे हैं, and then we will come to that. ठीक है. तो होता ये है कि प्रोटॉन का मास लगभग 1 AMU है. सेकंड हो गया आपका न्यूट्रॉन. द रिप्रेजेंटेशन न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज n. न्यूट्रॉन का चार्ज 0 और मास 1. So charge is 0 and mass is going to be 1.675 into 10 to the minus 27 kg, which is approximately equals to 1 AMU. ठीक है. एंड तीसरा जो सब एटॉमिक पार्टिकल है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रॉन. ठीक है. इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, E. इसका कैसा होता है ये, -1 0. चार्ज कितना है, -1.6 इंटू 10 टू the minus 19 इलेक्ट्रॉन का E, और ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज और मास. तो मास जो है वो नेग्लिजिबल है. व्हाई? बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन बताएगा भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को याद है? एनीवन रेज योर हैंड. एक मिनट. अचिंत्य, यस. 9.1 into 10 to the power negative 31 kilograms. 9.1 into 10 to the minus 31 kilogram, which is very small in comparison to mass of proton. अगर हम ध्यान से देखेंगे, then mass of proton is 1837 times mass of electron. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है. तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये लगभग, अगर हम इसको राउंड ऑफ कर लें, कि ये 2000 टाइम्स स्मॉलर है. तो इसलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन, है ना. 2000 का मतलब कितना हुआ कि जैसे किसी कहीं पे हमने 2000 लिखा है और उसके साथ 1 लिख दिया, तो 2000 और 2001 को हम फिर से बराबर 2000 ही लिख सकते हैं, राइट, काइंड ऑफ. सो दैट्स हाउ वी आर सेइंग. और ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि एक जगह ट्रेन का एक मास है, एक ट्रेन है बड़ी सी, है ना, उसका एक मास है और एक आदमी का मास है ना. तो यू कैन इमेजिन, राइट, कि वो ट्रेन के मास के कंपैरिजन में अ पर्सन का मास कितना होगा, है ना. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत नेग्लिजिबल है, एंड दैट्स व्हाई वी आर इग्नोरिंग, एंड दैट्स द ओनली रीजन वी आर राइटिंग 0 ओवर हियर इन रिप्रेजेंटेशन. तो अब बात आती है कि जो पल्लव ने बोला था, किसने, पल्लव ने बोला था आई थिंक, और किसी और ने बोला था कि सर मास नंबर में हम मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लेते हैं और इलेक्ट्रॉन का मास, सॉरी एटॉमिक मास में हम मास नंबर के अप्रोक्सीमेटली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ले रहे हैं. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास 1 AMU है, तो अप्रोक्सीमेटली तो जो एटॉमिक मास होगा उसमें 1 AMU मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन हमने काउंट कर लिया. और मास नंबर होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ये बात सही है. एक तो ये तरीका है बात को कहने का कि भाई यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यूज भी हैं, हमने यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना लिखी है. ये एग्जैक्ट वैल्यू तो 1 AMU से थोड़ा ज़्यादा होगी, ये भी 1 AMU से ज़्यादा होगी.
तो एक तरीका ये आ सकता है। दूसरा जो और रीजन है वो ये भी है कि जो एटॉमिक मास हम ले रहे हैं उनमें कई बार हम उनके आइसोटोप को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम वो एवरेज एटॉमिक वेट होते हैं, ठीक है, एटॉमिक मास है ना, तो अगर हमने बोला कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक मास में उन्होंने कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 सबको इंक्लूड कर लिया अकॉर्डिंग टू देयर अवेलेबिलिटी। तो अगर मान लो मैंने एक जगह पे, है ना, कहीं से मैंने कोल उठाया, एक सैंपल ऑफ कोल लिया, जनरली कार्बन 12 99% होता है और कार्बन 13 रिमेनिंग लेट्स से 1%, और कार्बन 14 बहुत कम होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है, ठीक है। तो 99% का मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पे 100 लेट्स से कार्बन के एटम लिए, उसमें 99 कार्बन के एटम क्या हुए, कार्बन 12 आइसोटोप के हुए, ठीक है। और एक कार्बन एटम किसका हुआ, है ना, अगर मैंने 100 लिए कार्बन 13 का। तो इस सैंपल का अगर मुझे एवरेज मास देखना होगा तो मैं क्या करूंगा, 99 कार्बन 12 के हैं, एक 13 का है, और डिवाइड बाय 100, so this will come 12.01, and this is also the reason कि you are getting some decimal value, ठीक है। तो एटॉमिक मास फ्रैक्शंस में क्यों आते हैं, the reason is isotopes are present, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट हो गया। Yes, very good, Pallav. Pallav is saying, so what Pallav is saying, it is also the same in case of chlorine, where we consider the average of chlorine 35 and chlorine 37. तो क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 आता है, एंड दिस द मेन रीजन इज कि उसमें 35 और 37 जो हेवियर आइसोटोप है वो भी सफिशिएंट मात्रा में है, 25% होता है वो, ठीक है। और वो 25% है, इसलिए फिर उसको इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे क्या है, 12.01 के आसपास आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं 12, वी कैन से अप्रोक्सीमेटली 12। किसी जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का आया 15.996 समथिंग, तो हमने उसको लिख दिया 16, ठीक है, हम कहते हैं 16 EMU एटॉमिक मास, ठीक है। लेकिन क्लोरीन के साथ हम क्लोरीन इज वी आर नॉट राइटिंग एज ए 35 और 37, वाई, क्योंकि क्लोरीन में जो 37 है वो सफिशिएंटली है, तो उसको इसको ऐसे इग्नोर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते उसके कंट्रीब्यूशन को, एंड दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग 35.5 EMU, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि फ्रैक्शन में एटॉमिक मास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आइसोटोप्स का भी कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, एटॉमिक मास इज नॉट, अच्छा ये एक और बात बता रहा हूँ, एटॉमिक मास इज नॉट, ये इंफॉर्मेशन के लिए जो मैं बता रहा हूँ, एटॉमिक मास इज नॉट इक्वल्स टू टोटल मास ड्यू टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। किसी को ये बात पता है? एटॉमिक मास हमेशा इस मास से कम होता है। जैसे अगर मैं देखूंगी कि मैं बोलूँ ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी न्यूट्रॉन है ना, तो 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, तो 16 EMU से थोड़ा ज्यादा ही आना चाहिए था मास, है ना, ये 1 EMU से ज्यादा, ये भी 1 EMU से ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन भी है, 8 इलेक्ट्रॉन भी है, राइट। तो जो मास है वो 16 EMU से ज्यादा आना चाहिए, बट एक्चुअल में जो मास है वो 15.996 EMU है। तो ये कैसे हो रहा है बताओ, किसी को ये बात पता है? इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट, इसको क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। और कहते ये हैं कि आइंस्टाइन थ्योरी से कि ये जो मास लॉस है वो इन सारे एटम्स को एक साथ जोड़े रखने में यूज हो रहा है, ठीक है। क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी, क्या टर्म है उसके लिए, है ना, जस्ट नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, बाइंडिंग एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी की मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो जो भी मास लॉस आ रहा है आपका, उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट, लॉस ऑफ मास, है ना। दैट मास डिफेक्ट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू एनर्जी। और ये एनर्जी कहाँ यूज होगी? ये सारे जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल हैं इनको एक साथ बाइंड करने में यूज होगी, ठीक है। तो क्लियर हो गई ये बात, कुछ बातें, कोई डाउट है यहाँ तक? यस नो प्लीज रिस्पॉन्ड, तो मुझे पता तो चले। No doubt, sir. नो डाउट, ठीक है। तो अगर ये स्टेटमेंट लिख लो कि
atomic mass is represented in fractions or is in decimal because of presence of isotopes. Isotope due to presence of isotope. ऐसे अपनी लैंग्वेज में इसको लिख लो, ठीक है। अच्छा, कार्बन 14 के बारे में आप सबने पढ़ा है, क्या होता है कार्बन 14? रेडियो एक्टिव मटेरियल। रेडियो एक्टिव मटेरियल है, कहाँ यूज होता है? कार्बन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। नॉट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। कार्बन डेटिंग में कहाँ यूज होता है? कार्बन डेटिंग में, ठीक है। एक मिनट, कुछ लोगों ने हाथ उठाया था, ये हाथ उठाओ ना, कहो ना, कोई बात नहीं। यस, जो लोग हाथ उठा रहे हैं ना वही बस अलाउड टू टॉक हो जाते हैं, क्योंकि मैंने परमिशन दी है। यस, बोलो भानुशाली। Yes, I just want to tell that it is used in carbon dating method. तो ये इस पे ना, ये कार्बन डेटिंग में यूज कैसे होता है, कैसे पता लगाते हैं, मतलब फॉसिल्स की एज क्या है? कार्बन डेटिंग का काम क्या है? फॉसिल्स की एज पता करना। तो मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको अभी जब ये क्लास खत्म होगी तो ये 30 तक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर यहाँ पे याद रखने हैं, एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन याद रखने हैं और मास नंबर याद रखने हैं, ठीक है। या एटॉमिक मासेस राउंड ऑफ करके याद रखते हैं, नॉट इन डेसिमल, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। और लेट्स से यस, मैं थोड़ा कार्बन 14 के बारे में बता रहा हूँ, जस्ट नॉलेज है ऐसे ही। तो होता ये है कि एटमॉस्फेयर में है ना, कार्बन 14 और नाइट्रोजन ये आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। दिस इज द कन्वर्जन हैपेंस इन अवर एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब इस कन्वर्जन से होता क्या है, मतलब ये आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, राइट। ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है और ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। ना होता ये है कि जो हमारी बॉडी है उसमें कार्बन 14 के कुछ ट्रेसेस हैं। हमारी बॉडी है, उसमें हमारी बॉडी क्या है, ऑर्गेनिक, राइट, कार्बन से बनी हुई है। तो उसमें कुछ कार्बन 14 के कुछ ट्रेसेस है हमारी बॉडी में ऑलरेडी है, ठीक है। जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये कार्बन 14 क्या है, रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है कि वो डिके होता है। डिके होने का मतलब क्या है, वो किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट होता है। डिके होने का मतलब क्या है, वो किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे यूरेनियम का आपको पता होगा, यूरेनियम 235 डिके होके लेड में कन्वर्ट हो जाता है। यस और नो, ये पता है? हाँ ना बोलते जाओ। यस सर। है ना, तो वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता है। वैसे ही कार्बन जो है ना वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है। तो रेडियो एक्टिव है तो हमारी बॉडी में है, तो जो भी कार्बन है हमारी बॉडी में 14 कार्बन 14 वो धीरे धीरे, यस नमन। सर यहाँ पर जो ये 235 और 207 है, ये मास है ना? हाँ ये मास है। ओके सर। ऊपर मास, नीचे चार्ज। नीचे चार्ज का मतलब नीचे प्रोटॉन्स, राइट। ओके सर। हाँ। So what happens is क्या कह रहा था मैं, राइट, हमारी बॉडी में ये जो कार्बन 14 है ना, ये धीरे धीरे डिके हो रहा है, मतलब ये दूसरे किसी कंपाउंड में बन रहा है, वो है नाइट्रोजन 13। लेकिन जब तक हम जिंदा है, हम इनहेल कर रहे हैं, एयर, तो उसमें ऑक्सीजन भी जा रही है, नाइट्रोजन भी जा रही है, और नाइट्रोजन 13 आइसोटोप भी जा रहा है। तो हमारी बॉडी धीरे धीरे वो जो नाइट्रोजन 13 है उसको एब्जॉर्ब कर रही है और उससे फिर वो कार्बन 14 में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब तक हम जिंदा हैं हमारी बॉडी में कार्बन 14 का जो अमाउंट है वो कांस्टेंट रहता है पर केजी, है ना। किसी का वेट ज्यादा होगा, उसकी स्किन ज्यादा है, राइट। तो कार्बन 14 का जो अमाउंट है वो अप्रोक्सीमेटली, आप किसी भी मान लो
इंसान है, प्लांट है, जो भी है, ऑर्गेनिक जो भी है, उसमें कार्बन 14 पर केजी जो भी अमाउंट है ना, कार्बन का जो भी अमाउंट है, कार्बन का अमाउंट, बाकी सबका नहीं, कार्बन 14 का कार्बन से अमाउंट जो भी है वो कांस्टेंट रहता है बॉडी में। तो वो कांस्टेंट क्यों रहता है उसको इस तरह समझ लेते हैं कि एक टंकी है जिसमें थोड़ा लीकेज हो रहा है, डिके हो रहा है, तो ये लीकेज हो रहा है ना, लेकिन साथ ही साथ धीरे धीरे हम उसमें और दूसरे टंकी से और थोड़ा पानी डाल दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, इस टंकी का पानी कांस्टेंट रहेगा। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टिल द टाइम वी आर अलाइव। हमारी बॉडी में कार्बन 14 का रेशियो विद कार्बन इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। द मोमेंट समवन इज गोइंग टू डाई, तो वो उसने तो इनहेल करना बंद कर दिया, तो अब क्या हुआ कि हमारी बॉडी में जो कार्बन 14 का एब्जॉर्प्शन हो रहा था वो रुक गया। क्या हुआ, वो रुक गया, तो उसका मतलब क्या है, बस कार्बन 14 डिके ही होगा। तो जो भी हमें फॉसिल मिल रहा है ना, उस फॉसिल में हम कार्बन 14 का रेशियो देख लेते हैं कार्बन से, वो कि वो कितना रह गया। मान लो यहाँ 1 था और यहाँ आधा रह गया रेशियो, लेट्स से जस्ट इमेजिन, तो मैं बोलूंगा कि ये हाफ हो गया इसका, और इसके लिए एक टर्म डिफाइन होता है हाफ लाइफ। सुना है ये हाफ लाइफ? सही, यस यस सर। हाँ, Yes, हाफ sir. लाइफ क्या होता है, कोई बताएगा? अपना मास आधा करने के लिए कितना टाइम लगता है? हाँ, सीजियम हाफ लाइफ का 30 years सिंपली होता है। मतलब है कि अगर मैंने 100 एटम लिए मान लो किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के, तो वो कितने टाइम बाद केवल 50 रह गए। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी 50 इवेपोरेट हो गए, बाकी 50 कुछ और बन गए, है ना। जैसे यूरेनियम की बात करें, 100 मान लो किसी एक रॉक में 100 एटम्स यूरेनियम के थे, ठीक है, तो आफ्टर लेट्स से हाफ लाइफ, एक टाइम है हाफ लाइफ, उस टाइम पीरियड के बाद क्या रह जाएंगे, 50 एटम यूरेनियम के रह जाएंगे, बाकी 50 यूरेन लेड होंगे, है ना, ऐसा, तो उसको हाफ लाइफ बोलते हैं। तो अगर 0.5 रह गया तो हम बोलेंगे एक हाफ लाइफ हो गई, मान लो 0.25 रह गया तो इसकी भी एक हाफ लाइफ हो गई, तो ऐसे हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी आर कैलकुलेटिंग द एज। इसमें एक अप्रोक्सीमेशन है, हम ये मानते हैं कि सिंस अपना जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो बहुत टाइम से कांस्टेंट है ना, जो, तो हम ये मानते हैं कि जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% नाइट्रोजन और 21% अप्रोक्सीमेटली ऑक्सीजन, है ना, उस पर्टिकुलर टाइम पे भी थी जब एक पर्टिकुलर जो भी फॉसिल हमें आज यहाँ मिला हुआ है ना, मान लो ये पेड़ खुदाई में मिला है हमें, राइट, टी टाइम पहले ये पेड़ जिंदा था, तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे एटमॉस्फेयर उस टाइम पे भी सेम ही था जितना अभी है। तो हाँ, क्यों, क्योंकि इसके हिसाब से नाइट्रोजन का इंटरेक्शन होगा अपनी बॉडी से, एब्जॉर्प्शन उस पर बात पे डिपेंड करता है, राइट। सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस अप्रोक्सीमेशन कि अर्थ का एटमॉस्फेयर स्टेबल है एंड देन व्हाटएवर इज हैपनिंग यहाँ जो हो रहा था वो आज भी, अगर मान लो जो रेशियो यहाँ पे मान लो ये 5000 साल पहले लिखा हुआ है 5 years बिफोर, तो जो रेशियो कार्बन 14 का लिविंग स्पीसीज में होता, कार्बन 14 टू कार्बन, वही रेशियो आज के दिन में भी होगा, ठीक है। तो ये एजम्पशन है कि, ठीक है, तो इसके बेसिस पे मान रहे हैं कि जो आज है वही 5000 साल पहले हुआ होगा, और उस लेवल से हम जो है ना चेक कर रहे हैं कि कितना कार्बन डिके हो गया, कितना कार्बन डिके हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर सेइंग कि कितना फॉसिल की एज है। इसी तरह से होता है रॉक डेटिंग, कहते हैं कि माउंटेन कितने पुराने हैं, पता है, होता है ना, अभी कुछ दिन पहले आया था मेघालय में जो माउंटेन्स है वो बहुत पुराने हैं, मतलब those are the like oldest mountain। तो वो कैसे निकालते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि उसमें कुछ ऐसा शेप्स के हिसाब से, इमेजिंग के हिसाब से भी निकाल सकते हैं और यूरेनियम के हिसाब से भी निकाल सकते हैं कि भाई यूरेनियम उस पर्टिकुलर रॉक में यूरेनियम अमाउंट, थोड़ा बहुत यूरेनियम सब में होता है, थोड़ा थोड़ा मेटल होगी तो उसमें थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी ये सब रहती ही है, तो यूरेनियम कितना है और वो कितना लेड में कन्वर्ट हो गया है उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं, एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू से कितना, है ना, पुराना है। कितनी बार समझ में आ गई? यूरेनियम की हाफ लाइफ कितनी होती है? हाफ लाइफ देखना पड़ेगा, कुछ 4500 ईयर ऐसे कुछ होती है, मतलब वैल्यू, ठीक है। सर तो सीजियम की सबसे कम होती है क्या? 13 years होती है ना सीजियम की सीजियम तो की?
मिनट्स में होती है, 20-21 मिनट ऐसा कुछ होती है, और उससे भी कम होती है, ऐसा नहीं केवल सीजियम की सबसे कम होती है, तो फ्रैंक्शियम की भी फ्रांशियम काफी, की, सॉरी नॉट सीजियम, करेक्ट, फ्रांशियम फ्रैंक्शियम की की 21 मिनट्स होती है। 21 मिनट्स होती है, और सबसे कम होती है, सबसे कम है एक्चुअली में रेडॉन है आई गेस। नहीं एक्चुअली यूरेनियम के बाद क्या आता है, नेपच्यूनियम, राइट, हाँ, नेपच्यूनियम की कुछ सेकंड थी, नेपच्यूनियम इज कि कुछ सेकंड थी, मतलब ऐसा बोलते हैं कि नेपच्यून इज नॉट अवेलेबल, है ना, अर्थ में अवेलेबल नहीं है, वो आपको हमेशा बनाना ही पड़ेगा, दैट इज मैन मेड। वैसे भी ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स आर मैन मेड, तो यूरेनियम की ऐसा बोलते हैं कि कभी हुआ होगा यूरेनियम कुछ सेकंड वैकेंड में थी और वो कन्वर्ट हो गया सारा का सारा। सो ऐसे हाफ लाइफ याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ जरूर कुछ कोई पूछेगा नहीं, ठीक है, तो डोंट वरी। तो ये तो है सब बेसिक, तो आपको आज याद क्या करना है, आपका होमवर्क ये है कि आपको एटॉमिक मासेस, मैंने कहा ना, वी डोंट नीड टू रिमेम्बर द हाफ लाइफ, कुछ जरूरत नहीं होता, हाँ ऐसे फन फैक्ट के लिए याद रख सकते हैं, तो आपको ये एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स और इनके एटॉमिक मास याद रखते हैं, ठीक है। तो हम ये तो बेसिक है, अभी कुछ पढ़ाया नहीं, कुछ स्टार्ट नहीं किया है, ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, इसलिए ये बताया गया है। मोल कॉन्सेप्ट, सॉरी एटॉमिक स्ट्रक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास, तो थोड़ा बहुत ये एटम के बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। तो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। होमवर्क केवल इतना है कि आपको थोड़ा सा ये एटॉमिक नंबर और उनके एटॉमिक मासेस, एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेशन ये पता होने चाहिए, ठीक है, दैट्स इट। तो 30 तक लिखना है ना? 30 तक, यस 30 तक आपको पता होगा, ठीक है, सो दैट्स इट। सो आई एम एंडिंग दिस क्लास, अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ है, दे कैन से, देन इट्स ओके, ठीक है, चलो एंजॉय, हैप्पी स्टडीइंग, बाय सर, थैंक यू ओके सर। बाय। नहीं बाय आज सर। क्लास थोड़ा जल्दी इसलिए फिनिश कर रहे हैं कि आप पहले थोड़ा एडजस्ट हो जाओ, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम सेम रहेगा, ठीक है।